महेश वर्मा, ये संविधान की लड़ाई दरअसल ये 2024 से जो चल रही है वो जाति की लड़ाई में तब्दील हो रही थी, आप उसे अब धर्म की लड़ाई बना रहे हैं। इसीलिए समाजवाद शब्द पर एतराज से होते होते अब समाजवादी लोग नमाजवादी हो गए। ये दरअसल संविधान बहाना है, ये लड़ाई जाति बनाम धर्म की हो चली है। नहीं संदीप भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप माननीय सरकार व हुस्बुल्ले जी के जिन बयानों के उनके जिस बयान के आड़ में ये बात आप कह रहे हैं कि भाई उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं तेजस्वी यादव के इस बयान को आज जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये कूड़ेदान में फेंकने के लायक है, उस वजह से इसका विरोध कर रही है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। समाजवाद 1975 से पहले भी था, 1975 के बाद भी था। तो समाजवादी नमाजवादी जो है समाजवाद नहीं था, समाजवादी नमाजवादी नहीं होते। बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रहा हूं। आज जो है सुरेंद्र राजपूत जी से और कांग्रेस से और तमाम ऐसे लोग जो कि वक्फ कानून का इस तरह से गला घोटने का काम करते रहे हैं, जो क्या कांग्रेस जो है नेहरू जी के उस आचरण को लेके जो 1954 में उन्होंने वक्फ कानून बनाया, क्या उन्होंने नमाजवाद के तहत बनाया था, शरीयत के हिसाब से बनाया था? क्या उसके लिए माफी मांगेंगे ये लोग? 2013 में जो इसका संशोधन किया गया, आप ही माफी मंगवा रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि ये नमाजवादी है, तहस कर दिया गया। मतलब नमाजवादी, समाजवादियों को नमाजवादी जो कहा है वो सही कहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, अपनी बात को एक्सप्लेन कीजिए ना। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आज अगर आप कह रहे हैं कि ये शरीयत के हिसाब से कानून होना चाहिए, शरीयत के खिलाफ ये कानून है, शरीयत के को कहीं अनदेखी करके ये कानून बना है, धर्म के आधार पे ये कानून नहीं बना है, तो 1954 में नेहरू जी ने क्या किया कि धर्म के आधार पे वो कानून बनाया था क्या? तो उस कानून को तो बदल दिया। उस कानून 2016 में थोड़ा कंफ्यूज हैं आज आप। 54 को छोड़ के 95 में भी संशोधन आ गए थे वक्फ कानून में, उसको लेकर थोड़ा परेशानी है। परेशानी जो कानून आप लेकर आए, अब आप हर चीज जवाहरलाल नेहरू से ही जोड़ देते हैं। मैं वही कह रहा हूं, जो सर नेहरू जी ने जो कानून बनाया उसी कानून का कहीं संशोधन हुआ, उसी कानून के बाद आगे उसका स्ट्रक्चर, तो उसका मतलब ये हुआ ना, इनको नेहरू के कानून से दिक्कत नहीं थी, आपके कानून से दिक्कत है। एग्जैक्टली अब इनको ये लग रहा है कि वो कानून जो था वो तो पुण्य था। लालू यादव ने संसद में जिस कानून की, इसी कानून की तारीफ करी, लाने की बात कही, तेजस्वी यादव उसके लिए क्या माफी मांगेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि लालू यादव ने आखिर क्यों कहा कि भ्रष्टाचार की अगर कहीं कोई गंगा बहती है तो वो वक्फ बोर्ड में बहती है। ये बिल्कुल कहा, ये बात आप सही कह रहे हैं। उसको बिल्डर बेचते हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरह से धर्म को लेकर, शरीयत को लेकर और अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जो बात कही कि धर्म के आधार पे आप कानून नहीं बना सकते हैं, धर्म के आधार पे किसी संस्थान को, एमयू को आप अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते हैं। नहीं, वो तो इसका दे सकते मतलब हैं। तो साफ है ना कि ऑब्जर्वेशन को आप शरीयत के हिसाब से कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे में ये राजनीति नहीं, ऑब्जर्वेशन को फैसले के तौर पर पेश मत कीजिए। मनाई है सर। हाँ, 2016 में जस्टिस, हाँ तो ऑब्जर्वेशन थी ना। बाकी 26 से 29 अनुच्छेद जो हैं वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने की इजाजत है, संविधान ने वो हक दिया है। सर मैं फिर आता हूं। हाँ। सर मैं फिर आता हूं आपके बात पे, जो अभी तेजस्वी ने बात कही कि उसको कूड़ेदान में हम फेंक देंगे। अरे आप कैसे फेंक देंगे? आप बताएंगे ना। आप इसी प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव में पता नहीं कितने बड़े गॉसिप आपने मारा कि आने दो, हम एयरपोर्ट पूरे बिहार में हर 1 किलोमीटर पे एयरपोर्ट बना देंगे। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, उसकी थोड़ी बानगी दे दूं, 1 मिनट रुकिए ना। FDI बड़ा भारी भरकम शब्द है, सरकार तो आप भी भरमा रहे हैं। आप किसको खुश कर रहे हैं? देखिए, 1 मिनट सुन तो लीजिए जी महेश भाई, सुन लीजिए। सरकार कहती है ना, केंद्र सरकार, FDI रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है भारत में। बिहार में कितना आ रहा है? 5 सालों, पिछले 6 सालों में 1650 करोड़, इतनी भारी भरकम रकम
पूरे देश के विदेशी निवेश का 0.08%। प्रति व्यक्ति आय में सबसे गरीब बिहार 66,828 रुपए। फैक्ट्रियों के मामले में 15 राज्य ऊपर हैं बिहार से। बिहार में 29% पुलिस की नौकरियां पद रिक्त पड़े हुए हैं। डॉक्टरों में 80% पोजीशंस वेकेंट हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 35%। बिहार की तो कायाकल्प हो गई। बिहार में बहार है, विकास ही विकास है। ऐसा बिहार चाहिए था। बिल्कुल, आपने शायद आपने लालू जी को या वो लालटेन अच्छा, को आपने देखा नहीं। हाँ। जब पीछे स्कूटर पे अच्छा, 20 साल लग जाते हैं उसे बदलने में। 20 साल, ये 20 साल बाद की स्थिति है। तो पता चलता है। नहीं 20 साल नहीं, जो बदलाव है जो वहाँ देखिए, अब वो तो उस चीज़ पे आप अगर कहीं गणना और उसकी कहीं तुलना करेंगे तो वो दिगर बात हो जाएगी। आज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 53% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं बिहार में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मेरा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आपने है। पलट के पूछा नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। अगर उस चीज को, उस आंकड़े को भी हम कहीं सामने रख के देखें तो बिहार सरकार का आंकड़ा गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो बताइए। आप तो बिहार से ताल्लुक भी रखते हैं, गलत आंकड़ा दिया हो तो बताइए। वहां देखिए ना, पर कैपिटा नहीं बिहार का। मैं कह रहा हूं कि फिर अगर उस आंकड़ों को लेकर मैं और आप जब बैठेंगे और उसके ऊपर चर्चा होगी तो स्वाभाविक रूप से मैं उसका जवाब दूंगा कि भाई तो वही तो पूछ रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं? चर्चा ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये है कि नमाजवाद और समाजवाद, नहीं नमाजवाद और समाजवाद के ऊपर आप आकर चर्चा कर रहे थे कि नमाजवाद और समाजवाद जो है आखिर में उसमें अंतर क्या है। तो नमाजवाद और समाजवाद में यही अंतर है कि समाजवाद की ये परिभाषा नहीं हो सकती है जो तेजस्वी आज के डेट में कर रहे हैं। अच्छा, वो परिभाषा को लेकर दिक्कत है कि अगर मुसलमानों को नफे नुकसान के लिए बराबरी की राजनीतिक, जो आपने शुरू में कहा कि मुस्लिम सीटों को जीतने के लिए, अच्छा, आप हिंदू सीटों को जीतने के लिए ध्रुवीकरण करें, वो सही है, पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। अब जरा उदयवीर जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। हो गया सर, हो गया। उदयवीर सिंह, समाजवाद के नाम पर नमाजवादी बने बैठे हैं आप। एक समुदाय के वोट चाहिए किसी भी कीमत पर, इसीलिए ये लड़ाई हो रही है। संदीप जी, ये जो बहस छेड़ी गई है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पे, आप जानते हैं कि संविधान का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिस संविधान में सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की हो, लिबर्टी की बात की हो, ब्रदरहुड की बात की हो, फंडामेंटल राइट्स हो, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, वेलफेयर स्टेट हो, वो पूरा संविधान समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, माइनॉरिटी राइट्स हो। तो ये तो सब बीजेपी के लोग जानते हैं। असली बात ये है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी रिजर्वेशन है, एंटी सोशल जस्टिस है, प्रभुत्ववादी लोगों का बहुमत है। और जो वोट के आंकड़े आते हैं वो आप भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान में कास्ट और क्लास ओवरलैप करती है, इसलिए उन वर्गों को संदेश देना पड़ता है। अब विपक्ष में होते तो कोई आंदोलन छेड़ देते, कोई मांग उठा देते। सरकार में है, कोई आंदोलन छेड़ते हैं, मांग उठाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप करते क्यों नहीं? आप दिल्ली में 15 साल से हैं, आप यूपी में 8 साल से हैं, दिल्ली में 12 साल से हैं, क्यों नहीं करते हो? इसलिए बार बार संविधान के बहाने, नमाजवाद के बहाने इस तरह के संविधान विरोधी, समाज विरोधी शब्दों को कॉइन कर करके अपने वोट बैंक को मैसेज देते हैं कि हमें आपकी चिंता है, हम आपको लेके चलना चाहते हैं। जानबूझ के ऐसे कानून लाते हैं। नजूल का भूमि कानून आया यूपी में, तो क्या समाजवादी पार्टी ने विरोध नहीं किया? क्योंकि वो अव्यवहारिक कानून था। आप ट्रिपल तलाक लाते हैं, तो क्या अकेली मुस्लिम महिलाओं की आपको परवाह है? आप सारी महिलाओं के ऊपर के भले के लिए कानून क्यों नहीं लाते हैं? आप ट्रस्ट, अगर वक्फ कानून लाते हैं, तो क्या जो बाकी ट्रस्ट चल रहे हैं उनके बारे में आपको चिंता नहीं है? तो मुद्दा ये है कि कानून तो सरकार में बैठ के ऐसे बनाए जाते हैं। कर रहे हैं उदयवीर सिंह, यही तो खेल है। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि 2024 में संविधान की लड़ाई, आपने उसे जाति की लड़ाई में, जातीय संघर्ष में तब्दील किया, जातिगत जनगणना और आरक्षण को उसके साथ जोड़ा। अब बीजेपी पलटवार कर रही है, वो उसको धार्मिक रंग दे रही है।
कर तो आप दोनों वही मैं काम आपसे रहे ये कह रहा हूं हैं, ध्रुवीकरण कि की राजनीति कर रहे हैं आप। एक बार कोई ये कहे कि जातियों की गिनती जो है जातिवाद है, फिर डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं आप? अगर जातियों की गिनती जातिवाद है तो आपका आधार क्या होगा सामाजिक न्याय का? मुद्दा ये नहीं है कि हम जातियों की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जो जितना पीड़ित है, जो जितना उपेक्षित है, उसको हक दे के बराबर लाने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग गैर बराबरी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की बात कर रहे हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि एक धर्म पीछे रह गया है, दूसरा आगे रह गया है। कोई वो कंपनसेशन दे रहे हैं, कोई किसी के पिछड़ेपन की कीमत देना चाहते हैं, कोई सहयोग देना चाहते हैं। वो तो लड़ाना चाहते हैं। तो लड़ा तो आप भी रहे हैं वो ना। संवैधानिक रूप से बात करें। जब यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया पूरे संघर्ष को, राणा सांगा को लेकर राजपूत बनाम दलित, रामजी लाल सुमन खड़े हो गए। आप क्या कर रहे हैं? आप बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं, दरअसल वही आईना आप भी देखेंगे तो आप भी वही राजनीतिक तस्वीर पेश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं आपसे बात कह रहा हूं, कथावाचकों का प्रश्न है, अगर उन्होंने कोई धोखा किया है, कोई उन्होंने अपराध किया है, कोई बदतमीजी की है, कोई गलत बात बोली है, इसके लिए देश में कानून है, उन्हें पकड़ के ले जाइए और पुलिस में मुकदमा लिखाइए। ये कौन सी बात हुई कि आप इसका सर मूड़ देंगे, आप उनको उनके ऊपर मूत्र विसर्जन या मूत्र से छींटे डाल के उन्हें शुद्ध करेंगे? ये तो मानवता विरोधी बात है। इसको कोई जाति रंग देने लगे। अगर माता प्रसाद पांडे के साथ, हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ बदतमीजी होती है गोरखपुर में, वो अखिलेश यादव उठाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है क्या? जिसके साथ गलत होगा उसको विपक्ष के लोग उठाएंगे, अखिलेश जी उठाएंगे उसको। इसमें कौन सी बात है? अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह के उसे जवाब देना है कि कानून व्यवस्था ऐसी क्यों है कि लोग आज एक प्रयोग है उदयवीर सिंह, ये जो मसले हर रोज देश में कुछ ना कुछ ऐसे जातीय संघर्ष होते हैं, पर यादव के साथ होता है आप पकड़ लेते हैं। जहां दलित की बात आती है वहां राजपूत बनाम दलित करते हैं। सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है क्या? नहीं, हमने कोई दलित बनाम नहीं किया। राजपूतों को बढ़ाने चढ़ाने का काम भाजपा ने किया, और जब वो आंदोलन करा लिया उसके बाद उसी आगरा में उन्हीं करनी सेना के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। और उसके बाद उसी करनी सेना ने इसी तरह का आंदोलन करने के लिए जब राजस्थान में कॉल दी तो वहां की भाजपा सरकार ने उस पर बैन लगाया, उनकी गिरफ्तारियां की, उन पर मुकदमा लिखा। तो भाजपा को बताना है कि उसी करनी सेना के एक आंदोलन को दो राज्यों में अलग अलग व्यवहार क्यों होता है। जहां इनको सूट करता है वहां इसे जातीय संघर्ष बता देते हैं, जहां सूट नहीं करता है वहां लॉ एंड ऑर्डर बता देते हैं।